to help care for my parents, or to let them go. आज हम देखने वाले हैं एक कमाल की डेथ ट्रैप मूवी गेट आउट, जो 2017 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस मूवी का सस्पेंस और ट्विस्ट्स आपके होश उड़ा देंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना। बिना किसी देरी के चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक आदमी दिखता है जो एक सुनसान मोहल्ले से गुजर रहा होता है। रास्ते में वह थोड़ा भटक जाता है। तभी एक सफेद कार उसके पास आकर धीरे धीरे उसका पीछा करने लगती है। डर के मारे वो आदमी वापस मुड़ने लगता है, लेकिन तभी एक अनजान शख्स पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे कार की डिक्की में डालकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें क्रिश और रोज को दिखाया जाता है। क्रिश एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है और रोज शायद दुनिया की सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड। आज क्रिश थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो पहली बार रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है, लेकिन रोज उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स बहुत खुले विचारों वाले और पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें किसी इंसान के रंग या जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिश स्मोकिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देती है क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। आगे बढ़ने से पहले क्रिश अपने सबसे अच्छे दोस्त रोड को कॉल करता है, जो एक डिटेक्टिव है, और उसे बताता है कि वो रोज के घर वालों से मिलने जा रहा है। कुछ देर बाद अचानक एक हिरण उनकी कार के सामने आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोनों पुलिस को कॉल करके मौके पर बुलाते हैं। जब पुलिस आती है तो वो क्रिश से उसका लाइसेंस मांगती है, जबकि ड्राइविंग रोज कर रही थी। इस बात पर रोज भड़क जाती है क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस केवल इसलिए क्रिश से पूछताछ कर रही है क्योंकि वो ब्लैक है, लेकिन क्रिश इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता और इसे नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद क्रिश और रोज उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां हम रोज के पेरेंट्स डीन और मिस्सी को देखते हैं। दोनों दिल खोलकर क्रिश का स्वागत करते हैं। डीन मुस्कुराते हुए मजाक करता है, तो क्या हुआ, तुमने उस हिरण को मार ही दिया? वैसे भी उनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। इसके बाद डीन क्रिश को घर का टूर देने लगता है। वो उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाता है जो ओलंपिक में दौड़ चुके थे, लेकिन उस दौड़ में एक ब्लैक प्लेयर ने जीत हासिल कर ली थी। फिर डीन उसे मिस्सी का ऑफिस दिखाता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और खुद डीन एक न्यूरोसर्जन है। टूर के दौरान क्रिश घर में काम करने वाले दो नौकरों वॉल्टर और जॉर्जिना को भी देखता है, जो दोनों ही ब्लैक हैं। क्रिश को अजीब लगता है कि इतनी बड़ी फैमिली ने सिर्फ ब्लैक्स को ही नौकर रखा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि क्रिश कुछ कहे, डीन सफाई देता है, ये दोनों असल में रोज के दादा दादी की देखभाल के लिए रखे गए थे। उनकी मौत के बाद भी ये हमारे साथ ही रह गए। अब तो ये हमारे परिवार का ही हिस्सा बन चुके हैं। और हाँ, मैं रेसिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर ओबामा तीसरी बार इलेक्शन लड़ते तो मैं उसे ही वोट देता। शाम को जब सब लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो क्रिश अपने बचपन के बारे में बताता है। वह कहता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। यह सुनकर मिस्सी गौर से उसे देखती है और फिर अचानक बोलती है, तुम्हें सिगरेट की लत है ना? क्रिश थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन हाँ में सिर हिलाता है। मिस्सी मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके इस आदत से छुटकारा दिला सकती हूँ। क्रिश के चेहरे पर हल्की असहजता आ जाती है। वो जरा सा हंसकर कहता है, नहीं थैंक्स, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। लेकिन कमरे में अचानक एक अजीब सा माहौल बन जाता है। तभी रोज का भाई जेरेमी भी वहां आ जाता है और सब साथ में डिनर करने बैठते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर जेरेमी अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है। वो क्रिश से पूछता है, तुम बास्केटबॉल खेलते हो? फिर बिना किसी वजह के पूछता है, तुम्हें एमएमए पसंद है ना? क्रिश को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब दे देता है। तभी जेरेमी अचानक उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं और चुपचाप बैठने को कहते हैं। माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। डिनर के बाद रोज को गुस्सा आ जाता है। वो क्रिश से कहती है, आज मेरी फैमिली थोड़ी अजीब बिहेव कर रही थी ना? लेकिन क्रिश इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता और कहता है कि कोई बात नहीं। रात में क्रिश को नींद नहीं आती तो वो सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि वॉल्टर काफी तेज भागता हुआ सीधा उसकी तरफ आ रहा है। क्रिश घबरा जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर वॉल्टर अचानक मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वहीं दूसरी ओर जॉर्जिना खिड़की के शीशे में खुद को निहार रही थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। क्रिश को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो वापस अंदर जाने लगता है। तभी मिस्सी उसे रास्ते में मिलती है। वह उसे वहीं रुकने को कहती है। मिस्सी के हाथ में एक कप और चम्मच थी, जिसे वो धीरे धीरे घुमा रही थी। फिर वो अचानक क्रिश से उसकी माँ की मौत के बारे में पूछती है। क्रिश इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन न जाने क्यों वो खुद को रोक नहीं पाता और जवाब देता चला जाता है। असल में उसे पता ही नहीं चलता कि कब मिस्सी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। मिस्सी अपनी चम्मच को कप पर घुमाते हुए बोलती है, अब गिरो। क्रिश के शरीर से जैसे सारी ताकत चली जाती है। वो पैरालाइज हो जाता है। वो सब कुछ देख और सुन सकता है, लेकिन उसके हाथ पैर हिल तक नहीं रहे।
तभी उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा छा जाता है और वो एक गहरे अनजाने अंधकार में डूबता चला जाता है। अगली सुबह क्रिश अचानक अपने बेड पर उठता है। उसे लगने लगता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन फिर वो देखता है कि जॉर्जिना फिर से शीशे में खुद को निहार रही है और वॉल्टर, वह एक जवान आदमी होकर भी किसी बूढ़े की तरह बातें कर रहा था। फिर जब वॉल्टर उससे पूछता है, कल रात मिस्सी के साथ तुम्हारा हिप्नोसिस सेशन कैसा रहा, क्रिश का पूरा शरीर सिहर उठता है, क्योंकि इसका मतलब ये कोई सपना नहीं था। क्रिश तेजी से रोज के पास जाता है और उसे बताता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे रात में हिप्नोटाइज कर दिया था और अब मुझे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी जैसा फील हो रहा है। रोज थोड़ा शॉक होती है, लेकिन क्रिश आगे बोलता है और वॉल्टर, उसका बिहेवियर भी कुछ अजीब था। वो एक यंग लड़का है, लेकिन बातें किसी बूढ़े इंसान की तरह कर रहा था। खैर, उसी दिन घर में एक पार्टी रखी गई थी जिसमें कई अमीर गोरे लोग आए हुए थे। जैसे ही क्रिश पार्टी में जाता है, उसे अजीब फील होने लगता है। ये लोग रोज के घर के नौकरों वॉल्टर और जॉर्जिना से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे थे, जैसे उन्हें गले लगाने की कोशिश कर रहे हों। क्रिश को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन असली अजीब बात तब हुई जब पार्टी के लोग उससे अजीबोगरीब सवाल करने लगे। ज्यादातर लोग उसकी बॉडी के बारे में पूछ रहे थे। कोई कहता, तुम बहुत फिट हो, तो कोई उसकी स्किन को लेकर कमेंट करता। क्रिश को इस तरह का अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसे पार्टी में एक जाना पहचाना सा फील देने वाला ब्लैक आदमी दिखा। उसे देखकर क्रिश थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसके पास चला गया। हे ब्रो, मैं क्रिश, और तुम? वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं लोगन। लेकिन जैसे ही क्रिश उसे ध्यान से देखता है, उसे कुछ अजीब लगता है। लोगन ने किसी बूढ़े आदमी की तरह कपड़े पहने हुए थे, पुराने स्टाइल का हैट, ओवरकोट और एक क्लासिक सूट। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने बोलना शुरू किया। उसकी बातों में ब्लैक कल्चर की झलक तक नहीं थी। उसकी आवाज, उसका एक्सेंट, उसके बोलने का तरीका, ये सब किसी बुजुर्ग गोरे इंसान जैसा था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसकी वाइफ एक गोरी औरत थी जो उससे करीब 30 साल बड़ी लग रही थी। क्रिश को अब इस पूरी पार्टी से ही अजीब वाइब आने लगी थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात जिम हडसन नाम के एक आदमी से होती है। जिम एक आर्ट गैलरी ओनर था। उसने क्रिश की क्लिक की हुई फोटोज की तारीफ की। तुम्हारी फोटोग्राफी कमाल की है, जिम कहता है। मैं भी फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसने एक हल्की हंसी के साथ कहा, जेनेटिक डिजीज की वजह से मैं अंधा हो गया। क्रिश थोड़ा रिलैक्स फील करता है। कम से कम ये आदमी बाकी लोगों से ज्यादा नॉर्मल लग रहा था। थोड़ी देर बाद क्रिश पार्टी से दूर अपने कमरे में चला जाता है ताकि खुद को थोड़ी शांति मिल सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, बाहर मौजूद सारे लोग अचानक चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ दिखावे के लिए बातें कर रहे थे। लेकिन सवाल ये था, आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्रिश ने अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया था, लेकिन उसे बार बार महसूस हुआ कि कोई इसे चार्जर से अनप्लग कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद गलती से ऐसा हो गया होगा, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो उसे शक हुआ। उसने ध्यान से देखा, फोन अब भी चार्जिंग से डिस्कनेक्टेड था। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने इधर उधर नजर घुमाई और तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि जॉर्जिना कर रही थी। कुछ देर बाद जॉर्जिना खुद उसके पास आई और एक नपी तुली मुस्कान के साथ बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सफाई कर रही थी, शायद गलती से आपका फोन अनप्लग हो गया होगा। क्रिश ने हल्का सा सिर हिलाया, कोई बात नहीं, बस इतने सारे अनजान लोगों के बीच मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन जॉर्जिना, वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, इतनी कि डरावनी लगने लगी। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुस्कुराते हुए आंसू गिरना। क्रिश को ये देखकर झुरझुरी सी होने लगी। वो तुरंत अपने दोस्त रोड को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है, कैसे रात में उसे इग्नोर किया गया था, कैसे वहां के सारे ब्लैक लोग बूढ़ों की तरह बिहेव कर रहे थे, और अब ये मोबाइल वाली घटना। रोड की सांसें तेज हो जाती हैं। लिसन टू मी ब्रो, वहां से तुरंत निकल जाओ, ये गोरे लोग तुम्हें हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना सकते हैं। क्रिश हंसते हुए कहता है, तू भी ना, ये कोई मूवी नहीं चल रही। डैम इट क्रिश, मैं सीरियसली कह रहा हूं, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्रिश इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेता और कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद पार्टी के लोग उस पर और भी अजीब सवाल करने लगते हैं। उनमें से एक पूछता है, ब्लैक होने के फायदे और नुकसान क्या हैं? क्रिश थोड़ा असहज महसूस करता है और जवाब देने के बजाय कहता है कि लोगन को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। लोगन मुस्कुराते हुए बोलता है, ब्लैक होना मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन तभी क्रिश अपने फोन से चुपके से लोगन की एक फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है, पर गलती से उसकी फ्लैशलाइट ऑन रह जाती है और अगले ही पल लोगन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसका चेहरा एकदम डरावना हो जाता है। वो अचानक ही क्रिश की तरफ भागता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और कांपती हुई आवाज में चिल्लाने लगता है, निकल जाओ यहां से, पहली फुर्सत में भागो। पार्टी का माहौल एकदम फ्रीज हो जाता है। सब लोग लोगन को शांत करवाने की कोशिश करने लगते हैं। क्रिश का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगा था।
यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ बहुत बड़ी है। अब ये कोई मामूली शक नहीं था, यहाँ कुछ सीरियसली गलत हो रहा था। यहाँ सिर्फ शतरंज की बिसात नहीं, कोई और ही चालें चल रही हैं। क्रिस का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसकी नज़र रोज की अलमारी में रखे एक पुराने बॉक्स पर पड़ी। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने बॉक्स खोला और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। अंदर ढेर सारी तस्वीरें रखी थीं रोज के एक्स बॉयफ्रेंड्स की, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। हर एक लड़का ब्लैक था। क्रिस का दिमाग सुन्न पड़ गया। रोज ने कहा था कि वो उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही सच बयां कर रही थीं। फिर उसकी नज़र एक और तस्वीर पर गई और ये देखकर उसकी सांसें अटक गईं। तस्वीर में जॉर्जिना थी, वही जॉर्जिना जो इस घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। और सिर्फ वही नहीं, वॉल्टर की भी एक फोटो थी। क्रिस की आंखें फटी रह गईं। इन लोगों की आंखों में वही अजीब चमक थी जो उसने पार्टी में देखी थी, जैसे उनके अंदर कोई और इंसान बस चुका हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने लोगन की तस्वीर देखी। वही लोगन जो पार्टी में मिला था और वही लोगन जो फिल्म की शुरुआत में किडनैप हुआ था। अब सब कुछ साफ था। रोज कोई मासूम लड़की नहीं थी, वो इस पूरे प्लान का हिस्सा थी। क्रिस ने तेजी से तस्वीरें उठाईं और नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचा, वहां जेरेमी पहले से खड़ा था। डीन और मिस्सी भी वहीं थे और अब रोज ने भी अपने हाथ पीछे किए और धीरे से चाबी बाहर निकाली। तुम चाबी ढूंढ रहे थे ना बेबी, रोज ने शांति से कहा और एक ठंडी मुस्कान दी। क्रिस ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी टिक 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 मिस्सी ने फिर से चाय के कप में चम्मच घुमाना शुरू कर दिया। क्रिस की नजरें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं, उसके पैरों से ताकत खत्म होने लगी और देखते ही देखते वो फिर से संकल्प लोक में गिर गया, जहां उसकी चीखें कोई नहीं सुन सकता था। साथ क्रिस अभी भी बेसमेंट में बंधा हुआ था। उसकी कलाइयां कुर्सी से जकड़ी हुई थीं। उसके सामने एक पुराना टीवी रखा था जिसमें रोज के दादा की एक पुरानी वीडियो टेप चल रही थी। स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने सूट पहन रखा था। हमने साइंस की दुनिया में एक क्रांतिकारी खोज की है, बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी। वो समझा रहा था कि कैसे वे एक इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को उन्होंने कोगुला प्रोसीजर नाम दिया था। क्रिस की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। ये लोग सिर्फ अमीर गोरे लोग नहीं थे, ये असल में ब्लैक लोगों के शरीर पर कब्जा कर रहे थे। फिर अचानक स्क्रीन पर जिम हडसन आ जाता है, वही आदमी जिसने ऑक्शन में क्रिस को खरीदा था। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे और मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी उलझन के इस प्रोसेस का हिस्सा बनो। क्रिस डर और गुस्से से कांप रहा था। तुमने मुझे खरीदा क्यों? उसने दर्द भरी आवाज में पूछा। जिम हडसन ने ठंडी मुस्कान दी, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। क्रिस का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जिम ने आगे कहा, तुम एक शानदार फोटोग्राफर हो, तुम्हारी नज़रों में जो आर्टिस्टिक व्यू है वो मुझे चाहिए, लेकिन मेरा शरीर अब अंधा हो चुका है। इसीलिए मैं तुम्हारी बॉडी में अपना दिमाग ट्रांसप्लांट कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया को देख पाऊंगा। क्रिस का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, टीवी पर वही चम्मच और कप की आवाज गूंजने लगी। टिक टिक टिक। उसकी पलकें भारी होने लगीं, शरीर धीरे धीरे पैरालाइज होने लगा और फिर वो एक बार फिर संकल्प लोक में गिर गया, जहां बस अंधेरा था और चीखने पर भी कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तो दोस्तों, अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। रोज की फैमिली ने एक नया साइंटिफिक तरीका खोज निकाला है जिससे अमीर गोरे लोग बूढ़े होने के बाद फिर से जवान हो सकते हैं। इसका तरीका यह है कि वे अपने दिमाग को किसी और जवान इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन इसके लिए पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करके अंदरी दुनिया में भेजा जाता है, जिससे वो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो देता है। इसके बाद डीन विक्टिम के दिमाग को निकालकर उसके अंदर अमीर क्लाइंट का ब्रेन डाल देता है। इस प्रोसेस के बाद क्लाइंट को एक नई जवान बॉडी मिल जाती है, जबकि असली इंसान हमेशा के लिए अंदरी दुनिया में कैद हो जाता है। और अगर वो इंसान कभी अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करता है तो मिस्सी उसे दोबारा हिप्नोटाइज करके वापस अंदरी दुनिया में पटक देती है। यही प्रोसेस लोगन, वॉल्टर और जॉर्जिना के साथ भी किया गया था। इनके अंदर किसी बूढ़े गोरे अमीर इंसान का ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, इसी वजह से ये अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। और अब जिम हडसन को क्रिश की बॉडी मिलने वाली थी। ये सब जानकर क्रिश को बहुत बुरा लगता है और वो पूछता है कि ये लोग सिर्फ ब्लैक लोगों को ही क्यों टारगेट करते हैं। इस पर जिम जवाब देता है कि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीकन लोगों के जेनेटिक्स बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जिम की स्किन कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ उसकी आंखें चाहिए। इसके बाद टीवी स्क्रीन पर वही कप और चम्मच वाला साउंड आता है और क्रिश फिर से पैरालाइज होकर अंदरी दुनिया में चला जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन रूम में डीन ने जिम हडसन के ब्रेन का ट्रांसप्लांट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। जेरेमी क्रिश को लेने आता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी रस्सियां खोलता है और दूसरी तरफ मुड़ता है, क्रिश मौके का फायदा उठाकर उस पर एक हिरण के सिर वाला डेकोरेशन पीस फेंककर उसे बेहोश कर देता है। जिस सोफे पर क्रिश बैठा हुआ था उसकी हुई कॉटन उसने अपने कानों में ठूंस ली थी।
जिससे उसे कप और चम्मच वाली आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। इस वजह से वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ और पूरी तरह होश में था। अब डीन जेरेमी को ढूंढते हुए बेसमेंट में आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है क्रिश उस पर हिरन के सींग घुसेड़ देता है। डीन की तुरंत मौत हो जाती है। बाहर जाते हुए क्रिश को मिस्सी दिखती है, जो जल्दी से अपना कप और चम्मच लेने दौड़ती है ताकि उसे दोबारा हिप्नोटाइज कर सके, लेकिन क्रिश बिना कोई समय गवाए उसे वहीं छोड़ देता है। जैसे ही मिस्सी को एहसास होता है कि अब उसके पास हिप्नोटाइज करने का कोई तरीका नहीं बचा, वो स्क्रू ड्राइवर उठाकर क्रिश पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश उससे पहले ही उसे धक्का देकर सीधे टेबल के कांच वाले हिस्से पर गिरा देता है, जिससे कांच उसकी गर्दन में घुस जाता है और वो तड़पते हुए मर जाती है। अब क्रिश बाहर जाने ही वाला था कि जेरेमी अचानक फिर से उस पर अटैक कर देता है। वह क्रिश को हेडलॉक में जकड़कर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश अपने जूते की एड़ी से उसकी टांगों पर जोर से वार करता है। इससे जेरेमी की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और क्रिश पूरी ताकत से उसके साइड पर कई बार घूंसे और लाते मारता है, जिससे जेरेमी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रोज ऊपर बैठी हुई थी। उसे इस सब का कोई अंदाजा नहीं था। वो म्यूजिक सुन रही थी और इंटरनेट पर अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पूरे परिवार का सफाया हो चुका है। अब क्रिश जेरेमी की कार लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अचानक जॉर्जिना उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। क्रिश को पहले लगा कि उसने किसी मासूम इंसान को टक्कर मार दी है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये वही जॉर्जिना है। हालांकि उसे याद आता है कि कैसे रोज ने बचपन की फोटो में जॉर्जिना के साथ साथ बाकी ब्लैक लोगों को भी फंसाया था। फिर भी इंसानियत के नाते वो उसे गाड़ी में बैठा लेता है और वहां से तेज रफ्तार में भागने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जॉर्जिना के अंदर असल में कोई और नहीं बल्कि रोज की दादी का दिमाग है। जैसे ही जॉर्जिना को ये एहसास होता है, वो गुस्से में चिल्लाती है, तूने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला। अचानक वो क्रिश पर हमला कर देती है। इस झड़प में गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वे एक पेड़ से टकरा जाते हैं। हादसे में क्रिश को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन जॉर्जिना यानी रोज की दादी की मौत हो जाती है। तब तक रोज भी वहां राइफल लेकर आ जाती है और तभी वॉल्टर, जो असल में रोज का दादा है, दौड़ता हुआ आता है। वो क्रिश को जमीन पर पटक देता है और उसके गले को इतनी जोर से दबा देता है कि क्रिश लगभग मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्रिश के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है और सीधा वॉल्टर की आंखों पर चमकाता है। इससे असली वॉल्टर अंदर की अंदरी दुनिया से बाहर आ जाता है। वॉल्टर यानी रोज का दादा जैसे ही फ्लैशलाइट की चमक से अंदरी दुनिया के प्रभाव से बाहर आता है, वो तुरंत अपनी राइफल रोज की तरफ मोड़ता है। रोज घबराकर चिल्लाती है, दादा तुम क्या कर रहे हो? पर असली वॉल्टर, जो अब अपने होश में आ चुका था, बिना कुछ कहे रोज के पेट में गोली मार देता है। गोली लगते ही रोज दर्द से कराहती हुई नीचे गिर जाती है। इसके बाद वॉल्टर अपने ही सिर पर दूसरी गोली चला देता है और वहीं दम तोड़ देता है। अब रोज जमीन पर तड़प रही थी, पर अभी तक जिंदा थी। वो धीरे धीरे अपने पास पड़ी राइफल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रिश उसके ऊपर कूद जाता है और दोनों के बीच एक झड़प शुरू हो जाती है। गुस्से और नफरत से भरा क्रिश रोज का गला दबाने लगता है। रोज तड़पते हुए किसी तरह क्रिश की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश और जोर से उसका गला दबाता है। रोज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, उसकी सांसें तेजी से चलने लगती हैं और वो मरने ही वाली होती है। तभी पुलिस की कार वहां पहुंचती है। लाल और नीली बत्तियां चमकने लगती हैं और पुलिस की मौजूदगी देखकर क्रिश के हाथ ढीले पड़ जाते हैं। वो सांस लेने के लिए रुकता है और सड़क के किनारे बैठ जाता है। पुलिस की कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से रोड निकलता है, क्रिश का सबसे अच्छा दोस्त। रोड दौड़कर क्रिश के पास आता है और घबराते हुए कहता है, भाई चल जल्दी यहां से निकल, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। क्रिश एक आखिरी बार पीछे मुड़कर रोज को देखता है। वो सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी, उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई जिंदगी नहीं बची थी। रोज वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद रोड क्रिश को अपनी कार में बिठाकर तेजी से वहां से निकल जाता है और इसी के साथ मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि रोज पुलिस वाले को क्रिश की आईडी क्यों नहीं देखने दे रही थी। अमीर गोरे लोग इन नौकरों और डॉक्टर से गले क्यों मिल रहे थे। हर कोई क्रिश की बॉडी की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था, क्योंकि ये सब एक बहुत बड़ा खेल था। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी मजबूत और धांसू कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और थ्रिलर स्टोरीज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। कमेंट में बताओ कि आपको मूवी का सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा लगा और कौन सा सीन देखकर रियल में टेंशन हो गया था। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस माइंड ब्लोइंग स्टोरी को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप वॉचिंग।